अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस और जो न्यू क्वेश्चंस होंगे क्रिटिकल थिंकिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, क्या होता है, आपको इसका पता होगा। और बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इसके साथ साथ पता चलता जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। वैसे लफ्ज़ के गौर करें तो आप देखें क्रिटिकल थिंकिंग, आप यानी सोच समझकर आपने दिमाग लगाकर एक इबारत में से एक पैसेज में से आपने कोई चीज़, कोई पॉइंट, कोई कंसेप्ट निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन 1, 2, 3 इस इबारत में से निकालने हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ें। चीगम चीगम काजेज हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वो होता है जो मेमोरी स्टोर करता है। तो वो कहते हैं चिकम खाने से दिमाग की मेमोरी बढ़ जाती है। यानी आप चिकम खा रहे हो और अगर आप कुछ लिख रहे हो तो अगर कुछ आपको भूल रहा हो तो वो आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाता है और आप उसको लिख सकते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक्टिवली करते हैं, या आपका हिप्पोकैम्पस मतलब लर्निंग में या चीज़ों को रिमेंबर करने में अच्छी तरह काम करता है। क्या ये बात ठीक है? ये हम खुद से नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, हम इसको इबारत से देखेंगे। अगर इबारत में ठीक है तो ये ठीक है, अगर इबारत में गलत है तो ये गलत होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं, ज़रा देखें इसका जवाब निकालते हैं। अच्छा, ये इसी तरह है जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि एक पैसेज दे दिया होता था, जैसे अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म का, नीचे उनके सवाल होते थे और पैसेज में से सवाल के जवाब निकाल के नीचे लिखते थे। बिल्कुल यहाँ पास सिलेक्ट करना है कि पैसेज में से इसका क्या जवाब बनता है। साइंटिफिक स्टडीज़ हैव डिस्कवर्ड अ लिंक बिटवीन च्यूइंग एंड बेटर परफॉर्मेंस विद इट कम्स टू टेस्ट। टेस्ट में डिस्कवरी में पता चला है कि हमारे पास च्यूइंगम खाने से जो दिमाग है वो अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, रिसर्चर्स बिलीव दैट दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ च्यूइंगम कोरिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस रीजन। च्यूइंगम खाने से हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। हिप्पोकैम्पस आप जानते हैं कि ये मेमोरी स्टोर करता है ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स मेमोरी। When activity is hippocampus is increased, it appears as though as the ability to recall memories is strengthened। यानी memory recalls यानी चीज़ों को याद करने की सलाहियत बढ़ जाती है। देखें एक लफ्ज़ यू है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? याद करना। और यही 70% आपके सवाल भी रिकॉल्ड होंगे एमटी कैट में। मतलब बुक की वर्डिंग आसान सवाल होंगे, इतना मुश्किल नहीं होंगे। और ना ही किसी कम ये लॉजिक रीजनिंग का कोई हमारे पास रॉकेट साइंस है, ये सिंपल ही है। चलो आप देखें, आप इसका जवाब निकालें। चिगम काजेज हाइटेंड एक्टिविटी इन हिप्पोकैम्पस। क्या ये डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, 100% ट्रू है, या शायद गालबन ठीक है, या इसमें से डेटा में नहीं मिल रहा कि ये बात ये जो इसने दिया ये ठीक है या गलत है, या बिल्कुल ये गलत है, या प्रोबेबली फॉल्स है। तो उसने जबकि पहले उसने कह दिया है कि साइंटिफिक स्टडीज़ हैव डिस्कवर्ड, कि वो डिस्कवर कर चुकी हैं एक लिंक। ठीक है, और इसमें टेस्ट में, जब टेस्ट में आता है चुकम का टेस्ट किया गया, मतलब कि कंपैरिजन किया गया इसको खाने से कि हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और नीचे देखें हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस, यहाँ पर भी जवाब मिलता है एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस इज इंक्रीज्ड। ये देखें यहाँ पर जवाब है इसका, हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यानी ये बिल्कुल ही ट्रू है, डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन च्यूइंगम एंड बेटर रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। ये भी डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि इसका भी उसने जवाब दिया हुआ है कि हमारे पास एक कोरिलेशन है, एक लिंक है। ये देखें एक लिंक है। और ये देख रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, तो ये आखिरी लाइन देखें, इट अपेयर्स एज थो द एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज इज स्ट्रेंथेंड। यानी इसके दरमियान च्यूइंगम खाने के दरमियान और हमारे पास जो एक्टिविटी है हिप्पोकैम्पस की मेमोरी को स्टोर करने की, रिकलेक्शन की, वो एक ताल्लुक़ रखती है। अब इसको देखें, रिसर्चर्स हैव बिलीव दैट दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ च्यूइंगम कोरिलेट्स, आ गया ना, कोरिलेट्स द हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस द रीजन ऑफ ब्रेन विच हैंडल मेमोरीज। अब इसमें इसका जवाब आएगा ये डेफिनेटली ट्रू है, बिल्कुल ही सच है। डेटा इनएडिक्वेट कहते तो हमारे पास किस में कोई उसने ख़ास वजाहत नहीं की कि वाकई ये चीज़ ठीक बनती है या नहीं बनती, उसने वजाहत कर दी है, तो इसका डेफिनेटली ट्रू है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाते होते हैं कि आप उसमें देखते हैं कि ये 100% ठीक है,
या 50% ठीक है, या हमारे पास कोई इसके लिए कोई डेटा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, या हमारे पास ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये देखना होता है, इसके मुताबिक आपको इसका जवाब लगाना होता है। तो इसके मुताबिक ये बनता है डेफिनेटली ट्रू। इसलिए कहता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग एक सोच का नाम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखते हैं बड़े बड़े लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को दिमाग खा जाते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं जम्मा नफ़ी ज़रब तफरीक सब कुछ ऐसे पढ़ाते हैं कि वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये तो हमको आता भी नहीं है। वो कहते हैं सबसे डिफ़िकल्ट ये हालांकि ये सिंपल ही है। स्टूडेंट्स हु चिगम वेल परफॉर्म वर्स इन एग्ज़ाम दैट स्टूडेंट्स हु डू नॉट। क्या ये इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है? उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि चिगम खाने से दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे पास मेमोरीज़ को रिकॉल करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जैसा कि ये देखें, रिकॉल मेमोरीज स्ट्रेंथेंड। यहाँ पर उन्होंने उलट कहा है कि हमारे पास जो बच्चे चिगम खाते हैं, पेपर में जब लिखते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो वो बिल्कुल भी बुरी तरह परफॉर्म करते हैं। यार अगर वो चिगम ना भी खाएँ, हर बंदा चिगम तो नहीं खाता। अब आप में से 100 में से 3-4 बंदे होंगे जो चिगम खाते हैं पेपर के दौरान। वैसे पेपर के दौरान चिगम को खाने नहीं दिया जाता, अलाउ नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल ही फॉल्स है, डेफिनेटली क्या बनेगी, फॉल्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये एक और इबारत है, इसमें से एक ही सवाल दिया हुआ है, एक ही सवाल का जवाब देना है। पढ़ते हैं इसको, देखिए सवाल क्या कहते हैं। इट इज़ द सोल डिस्क्रिशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टू वेयर अ हेलमेट। इट इज़ द सोल डिस्क्रिशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टू वेयर द हेलमेट। तो मैनी ओपोनेंट्स ऑफ हेलमेट लॉ एग्री द हेलमेट सेव मोटरसाइकिलिस्ट लाइव्स। हालांकि जो लोग हेलमेट के खिलाफ हैं वो भी कहते हैं कि हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट को बचाता है, उसकी ज़िंदगी को महफूज करता है। बट इंसिस्ट, लेकिन जोर देते हैं दैट द डिसीजन टू वेयर अ हेलमेट शुड बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल राइडर, कि वह बंदे के लिए, इंडिविजुअल राइडर के लिए इसको लिफ्ट किया जाए। Perhaps the argument would be valid if motorcyclists were the only ones negatively affected, अगर एक को ही नुकसान पहुंचे by their decision, but this is not the case। लेकिन ये केस नहीं है। अब देखिए उसने कहा इट इज़ द सोल discretion of the motorcyclist to wear helmet। क्या हेलमेट पहनना मोटरसाइकिलिस्ट के लिए एक बहुत बुरी वजह बन सकता है, उसके डिस्कम्फर्ट डिस्क्रिएशन बन सकता है? हेलमेट पहनना ये उसके लिए डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि उसने पहले बता दिया है कि मोटरसाइकिलिस्ट की ज़िंदगी को बचाता है। और ये मैनी अपोनेंट्स ऑफ हेलमेट लॉ वो भी मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत उसने बोली है, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोना वायरस इज़ डेडली डिजीज़। अब आप इसको पढ़ें या ना पढ़ें, फिर भी आप कहें कि कोरोना वायरस डेडली डिजीज़ नहीं है, ये ख़तरनाक वायरस है, ये मोहलिक डिजीज़ नहीं है। जैसे टीवी में बताते थे, ये कहते थे कि हमारे पास ये कोरोना वायरस एक वबा है, इससे आप घबराएं नहीं, एहतियात करें, डरें मत, और ये कोई जानलेवा नहीं है, ऐसे कहते थे ना। लेकिन वो खौफ को कम करने के लिए, ताकि लोग डरे ना, इसलिए कहते थे। लेकिन ये एक मोहलिक डिजीज़ है। लेकिन आपने खुद से इसका फैसला नहीं करना, चूँकि उसने इबारत दी हुई है, तो आपने इबारत में से लॉजिक को निकालना है। सिंपल, यहाँ पर कोई लॉजिक भी नहीं है, सिंपल आपने इसमें से जवाब निकालना है। कोरोना वायरस इज़ किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब, बस इसी पहली लाइन में जवाब मिल गया। किलिंग, अगर किलिंग है कर रही है, लोगों को मार रही है, तो ये तो डेडली डिजीज़ है। तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। हाँ जी हाँ, कोरोना वायरस इज़ डेडली डिजीज़। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नो मोर क्राउडेड। वैक्सीनेशन सेंटर्स आजकल बहुत ज़्यादा रश में हैं, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या ये बात सच है? चलो पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। रिपोर्टेड केसेस वर राइजिंग अ कपल ऑफ मंथ अगो बट नो दे आर शोइंग सम डिक्लाइन। पीपल आर डेवलपिंग अवेयरनेस, यहाँ से देखें, पीपल आर डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट हाउ टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड, किस तरह बीमारी से बचा जाए इसके बारे में वो आगाह हो रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट पीपल आर नो मोर विलिंग टू गेट वैक्सीनेटेड देन फ्यू मंथ अगो। पहले से ज़्यादा लोग अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या यही सच है? नहीं, अगर आप इसको पढ़ें तो वो कहते हैं कि पहले से ज़्यादा लोग विलिंग, तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। फ्यू मंथ अगो से पहले जो अब लोग हैं वो ज़्यादा तैयार हैं, विलिंग हैं, ऐसा नहीं है कि लगवा रहे हैं, विलिंग हैं। तो उसने देखें, उसने कहा वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नो मोर क्राउडेड। उसने वैक्सीनेशन सेंटर की यहाँ पर कोई बात ही नहीं की, तो इसको डेफिनेटली फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो है ना कि मोर विलिंग,
तो इसमें हमें कोई ख़ास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या वैक्सीनेटर सेंटर पर कोई रश है, क्या कोई रश नहीं है। हाँ, ये वो इशारा दे रहा है कि वो लोग तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। जब तैयार हैं तो रश प्रॉबेबली रश बढ़ सकता है, प्रॉबेबली, लेकिन गालबन, ठीक है। तो इसका अपने प्रॉबेबली ट्रू। 7 to 8 नेक्स्ट। ये अगर देख लें तो ये इमरान खान के दौर की ये क्वेश्चंस बनते हैं जो 7 to 8 बनते हैं। वहाँ पर इमरान खान की जब हुकूमत थी तो जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन फिर क्या होती है, फिर हमारे पास आप जानते हैं कि साजिश होती है। साजिश के नतीजे में क्या होता है, मुल्क का नुकसान होता है, फिर वो जीडीपी रेट बिल्कुल नीचे चला जाता है, पाकिस्तान की ग्रोथ रुक जाती है, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है और मुल्क श्रीलंका की तरह माशी नुकसान, माशी तबाही के करीब जा पहुंचता है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ कंट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान विल अचीव 4.5 ग्रोथ रेट इन FY 2021-22, ठीक है। 21-22 तक वो कह रहे पाकिस्तान कर सकता है, नहीं, आप इबारत को पढ़ें, वो कहते हैं पाकिस्तान विल अचीव, पाकिस्तान कर लेगा 4.5% ग्रोथ रेट इन FY 2021-22। चलो पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लेम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लेम्स करती है दैट पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड आ 3.97 ग्रोथ रेट इन GDP ड्यूरिंग 2020-21। वो कहते हैं कि 2020-21 में GDP रेट कितना बढ़ा, 3.97%। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या वो 2022 तक 4.5 बढ़ जाएगा, यानी 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें हम आप क्या कहेंगे, क्या बढ़ जाएगा? अगर 2021 तक 20-21 में इतना बढ़ा है, क्या 2021-22 में बढ़ जाएगा? तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में बढ़ा है, हो सकता है कि अगले 2 सालों में भी बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। क्या पता आगे मईशत ख़राब हो जाए, क्या पता आगे हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मे भी, क्योंकि अभी इंक्रीज़ हो रही है ग्रोथ पाकिस्तान की, आगे इंक्रीज़ हो जाए। तो इसका जवाब अभी मैं देता हूँ। जैसा कि इमरान खान की हुकूमत थी, GDP रेट इंक्रीज़ हो रहा था। अब देखें अब किसकी हुकूमत है, नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, तो GDP रेट बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो गया है, डिक्लाइन हो गया। मतलब हम इस तरह कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी शायद वो बढ़ जाए, शायद वो कम हो जाए। इसमें शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल वो भी इसलिए कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसने 3.5 बताया और 20-21 में वो तरक्की कर रहा था मुल्क, ठीक है। नेक्स्ट। इंडस्ट्रीज आर मेन कंपोनेंट इन GDP ग्रोथ। अच्छा, अब ये आप जानते हैं कि GDP ग्रोथ में इंडस्ट्री मेन कंपोनेंट्स होती हैं। आप चाहे इबारत ना भी पढ़ें, लेकिन हमने जवाब निकालना है इबारत में से, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है तो ठीक है। ये कहाँ पे रहा, देखें। इट मीन्स दैट थिंग्स आर गोइंग इन राइट पाथ एंड द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ये आ गया इंडस्ट्रीज। कॉमर्स एंड फॉरेन इनकम आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी। एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का ये बहुत ही बड़ा रोल है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इकनॉमी में। तो बिल्कुल ये पॉइंट ठीक बनता है कि हमारे पास GDP रोड में इंडस्ट्री आर द मेन कंपोनेंट है। इंडस्ट्रीज़ क्या है, मेन कंपोनेंट है। यार इंडस्ट्री अगर अपने काम करेगी, जितना ज़्यादा वो काम करेगी, जितना ज़्यादा खाद बनाएगी, जितना ज़्यादा वो हमारे पास वो चीनी बनाएगी, जितना ज़्यादा वो दूसरी चीज़ें, दूसरी प्रोडक्ट बनाएगी, उतना हम उसको बहरा क्या कर सकेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो हम बरामद कर सकेंगे उसको बाहर। तो ये डेफिनेटली ट्रू बनता है, ठीक है। अब 9 से 11, चलो आज मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे अपने क्रिटिकल थिंकिंग के 25, 15 शुरू में करेंगे और 10 लास्ट में करेंगे। और मैं ये बता दूं कि पीछे हमारे पास तमाम लॉजिक रीजनिंग मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ लॉजिक का डिटेक्शन रहती है और लेटर और सिंबल सीरीज, ये 2 पॉइंट रहते हैं, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर इन लॉजिक रीजनिंग। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9, नो सोल्जर फिजिकली स्टेशनड इन द एन एरिया मीन्स। अब जो सोल्जर हैं, एक ख़ास सिपाही एक ख़ास इलाके में मौजूद हैं,
मतलब ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिपाही मौजूद हैं, फ़ौज मौजूद है, भारत में फ़ौज मौजूद नहीं है। वैसे ऐसा है या नहीं, मतलब सपोज कर लें पाकिस्तान में फ़ौज मौजूद है, कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है। मतलब नो, यहाँ पे कह रहे हैं नो सोल्जर फिजिकली स्टेशन इन एन एरिया मीन्स अब किसी ख़ास एरिया में वो ज़्यादा नहीं है। दैट देयर इज़ लेस ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस। हाँ, इससे तो ठीक बनता है कि अगर एक इलाके में हमारे पास फ़ौजें ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि मिलिट्री में लोगों की अमाउंट कम हो रही है। लेकिन हमने जवाब निकालना है कहाँ से, भारत से। ड्यूरिंग द 2000 द नंबर ऑफ सोल्जर्स फिजिकली स्टेशन इन द मिडल ईस्ट में जो बहुत कई रॉकेटेड, यानी 2000 में क्या हुआ था, जंगें हुई थी ना, वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 2 हुई थी। 2000 से पहले वर्ल्ड वार 1 और 2000 के बाद वर्ल्ड वार 2 हुई थी। तो मिडल ईस्ट में वहाँ फौजी जब जंग होती है तो फौजियों की भर्तियाँ बढ़ जाती हैं, तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी फौजियों की भर्तियाँ। हाउएवर इन 2019 दिस नंबर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, चूँकि अभी कोई जंगी नहीं हुई इसलिए ये मुसलसल डिक्रीज हो रही है। इट इज़ वंडरफुल दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी दुनिया हैज़ लेस ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज presumably to a negligible amount in the next 5 to 10 years। तो वो कहते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में फ़ौज की मकदार, मिलिट्री की मकदार, फ़ौजियों की तादाद 5 से 10 साल में ना होने के बराबर हो जाएगी। चलो देखते हैं। नो सोल्जर फिजिकली स्टेशन इन एन एरिया मीन दैट देयर इज लेस ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस। हाँ, ये तो ठीक बनता है कि अब एक ख़ास एरिया में फ़ौज बहुत ज़्यादा नहीं है, मिडल ईस्ट में देख ज़्यादा नहीं है, मगरबी दुनिया में फ़ौज ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में फ़ौज ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि फ़ौज की तादाद लेस है, कम है पहले की निस्बत। जी बिल्कुल ठीक है। 2019 में देखें, इसको पढ़ें तो इस लाइन को उसने जवाब लिखा है। हाउएवर इन 2019 द नंबर इज़ कंटिन्यूइंग डिक्रीज। अच्छा, दूसरा देखें, देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। वो कहता है कि अगले 5 से 10 सालों में देयर वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि अगले 5 से 10 सालों में कोई एक तेज़ी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। 5 से 10 सालों में जब भी आपने, जैसे पीछे हमने बात किया है कि हमारे पास अगले तो कुछ सालों में जीडीपी ग्रोथ पहले अगर 3.5 थी तो अगले कुछ सालों में 4.5 तक बढ़ जाएगी अगले 2 सालों में। तो जब भी वो फ्यूचर की बात करें, क्योंकि फ्यूचर कन्फर्म नहीं होता, फ्यूचर चेंज हो सकता है, फ्यूचर में हमेशा चेंजिंग आती है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके लिए जब फ्यूचर की बात हो आपने क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी ट्रू लगाना है कि कार्बन सच हो सकता है लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। दे वोंट बी अनदर स्पार्क ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन द 5 to 10 ईयर्स। अगले 5 से 10 साल में कोई भी झगड़ा, कोई भी जंग वगैरह नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी में भी सच हो, में भी झूठ हो। वार इज़ द थिंग ऑफ पास्ट। जो जंग है वो अब कहानी में मौजूद है, वो पास्ट की एक हिस्सा बन चुकी है, पास्ट का एक पार्ट बन चुका है। क्या ये बात सच है? ये 100% सच नहीं है, ये झूठ ही है 100%, क्योंकि जंगें कभी ख़त्म नहीं होती, ये क़यामत तक जारी रहेंगी जंगें। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर गालिब होगा, एक कौम दूसरे मुल्क पर गालिब होगी, तो जंगें जारी रहती हैं। ये पास्ट की बात नहीं है और इसको हम प्रोबेबिलिटी ट्रू भी नहीं कह सकते। प्रोबेबिलिटी ट्रू तब कहते हैं अगर फ्यूचर का पूछता, उसने पास्ट की बात की तो डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट 12 to 15 क्वालिटी ऑफ मैंगोज इन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो चीज़ें मुल्क से बाहर हमारे पास बरामद की जाती है उसमें क्वालिटी ऑफ मैंगो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आम की क्वालिटी अच्छी है तो इसी तरह वो बाहर लोग मंगवाते हैं। चलो इसका जवाब इधर इबारत में देखते हैं। थो द स्टेट कल्टिवेट्स ओनली 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज, दे आर प्रीमियम क्वालिटी। देखें, प्रीमियम क्वालिटी, आला क्वालिटी के हैं। एंड विद मैंगोज बिकमिंग सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फूड, चूँकि वो दूसरे नंबर पर खाई जाती है इन वर्ल्ड दुनिया में आफ्टर ग्रेप्स, अंगूर के बाद। द गवर्नमेंट हैज़ बिन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट विच इज़ चीपर। समंदर के रास्ते हुकूमत इसको एक्सपोर्ट कर रही जो कि सस्ता रास्ता है। एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन इन दिस रिगार्ड लास्ट ईयर हैज़ प्रूव्ड सक्सेसफुल। और इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट पिछले साल किया गया जो कि कामयाब रहा।
देखें अब डेफिनेटली ट्रू कहेंगे क्योंकि हमारे पास उसने जवाब दे दिया कि प्रीमियम क्वालिटी के मैंगोज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। प्रीमियम क्वालिटी है मैंगोज़ की, इसी तरह से वो पैर एक्सपोर्ट होते हैं। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सपोर्ट का, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द स्टेट आल्सो एक्सपोर्ट गुड क्वालिटी ग्रेप्स, अच्छे क्वालिटी के अंगूर भी वो एक्सपोर्ट करती है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर उसने ये सिर्फ बताया कि हमारे पास बस एक बात बोली है ग्रेप्स के बारे में कि हमारे पास जो मैंगोज़ है ना वो अंगूरों के बाद, ग्रेप्स के बाद दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम खाई जाने वाली, इस्तेमाल हो जाने वाली फ्रूट एक फूड है। उसने ये नहीं बताया कि ये एक्सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, इसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो वो क्या होता है, वो डेटा कंप्लीट नहीं होता, तो उसको कहते हैं डेटा इनएडिक्वेट। ग्रेप्स के बारे में क्या कहेंगे, डेटा इनएडिक्वेट। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू सी रूट, समंदर के रास्ते में कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। थ्रू सी रूट्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू सी रूट। क्या समंदर के रास्ते में कोई एक प्रॉब्लम है उसको मैंगोज़ को एक्सपोर्ट करने में? उसने ऐसा कोई बात की है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ उसने बताया है? ऐसा उसने कुछ नहीं बताया, ऐसी उसने कोई बात नहीं की कि समंदर के रास्ते हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। जब बात ही उसने की नहीं की, बल्कि उसने ये बताया कि प्रूव्ड सक्सेसफुली, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो ये बिल्कुल बात क्या बनती है, इसको हम कहेंगे डेफिनेटली फॉल्स। 14 का चेक कर लेते हैं फिर भी जवाब, बल्कि 15 तक कर लेते हैं, फिर आपको पीछे वाले की दिखा देता हूँ। पीछे वाली आपने वीडियो को पॉज करना है, की देखनी है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले 10। द स्टेट आल्सो कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटीज ऑफ मैंगोज। क्या मीडियम क्वालिटीज के वो मैंगोज को कल्टिवेट्स करती है गवर्नमेंट? नहीं करती, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है यार कि वो मीडियम क्वालिटी के मैंगोज को कल्टीवेट करती है, जो डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। उसने प्रीमियम क्वालिटी का बताया सिर्फ। अच्छा, अब ये 14 15 ये कंफर्म कर लें, ये की देख लें आप कहाँ तक, ये 15 तक देख लें, ठीक है 15 तक। 14 ई 50 ईटा ईटा ओके, ये आप की देख लें, ये तमाम ही ठीक होगी इंशाल्लाह, कहीं पर मिस्टेक नहीं होगी। चलो ये हो चुका, अब अगले 10 की जनब चलते हैं, जो कि हम लास्ट वाले सॉल्व करेंगे। 34 से ये टोटल बनेंगे 26 क्वेश्चन। बिल्डिंग ऑफ डैम्स इज एसेंशियल स्टेप इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। डैम बनाना, पानी को ज़ख़ीरा करना, पानी को महफूज करने का एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इक़दाम है। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि पानी को कंजर्व करना है तो आप उसका एक एसेंशियल स्टेप बनाएं, जो कि डैम का बनाना है। लेकिन हमने निकालना है जवाब कहाँ से, इबारत से, तो निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्स रिसोर्सेज हैं, अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी उसको यूटिलाइज करेंगे कोई ख़ास तरीके नहीं है, बस वाटर ज़ाया हो रहा है। अभी जैसे फ्लड आया है हमारे पास यहाँ पर राजनपुर के इलाके में, जनूबी पंजाब में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में गायें भैंसें, और हर घर से 3-3 बंदे, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे वो पानी में बह गए। घर नहीं बचे, घर तबाह हो गए। जो ट्रालियाँ होती ना वो पानी में डूब गई, कोई तो घरों के घर मिलियन मेट हो गए। हमारी आंखों देखा वाक़या है। अब इधर शहबाज शरीफ भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर, और हमारे पास वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी आए थे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर वाटर रिसोर्स इज़ वेस्टेड ड्यू टू फ्लड्स। फ्लड की वजह से पानी ज़ाया हो जाता है। जैसे अभी फ्लड है, मैंने कहा पानी ज़ाया हो गया है। वो डैम का जो रास्ता है ना, वो रास्ता ख़राब हो गया था, डैम टूट गया था,
तो इस वजह से यहाँ फ्लड आया। एंड अनवाइज यूज़ ऑफ वाटर ऑफ, और पानी का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता फॉर इरीगेशन एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पज, घरों के लिए और इरीगेशन। वी कैन मेक फुल यूज़ ऑफ आवर वाटर रिसोर्स बाई बिल्डिंग डैम्स। देखिए ये जवाब आ गया, बिल्डिंग डैम्स बनाकर हम वाटर का फुल यूज़ कर सकते हैं। जब फुल यूज़ करेंगे, अच्छी तरह पानी ज़ाया नहीं होगा, तो उसको डैम बनाकर हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये बनता है ए, डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें या पहले इबारत पढ़ लें या क्वेश्चन पढ़ लें जिससे आपको इजी लगे। तो 3 क्वेश्चन है जो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आपने इस इबारत को देखना है। पहले सवाल पढ़ना है, फिर इबारत देखना है कि वो क्या कह रही है। डैम्स ऑन द रिवर्स एंड बाई अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ अवेयरनेस, और लोगों में आगाही फराम कीजिए कि पानी को ज़ाया ना करें। ये आपने पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना है। अकरेंस ऑफ फ्लड एड्स टू वाटर रिसोर्सेज, जब सैलाब आते हैं तो पानी की मकदार बढ़ जाती है। क्या ऐसा है? वाटर रिसोर्स इंक्रीज हो जाते हैं फ्लड आने से? वो तो यार बारिश आने से इंक्रीज होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात की है उसने। सम पीपल डू नॉट यूज़ वाटर रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस वे, कुछ लोग ठीक तरीके से, एक बाशऊर शहरी के तरीके से, वो एक अच्छे सिटीज़न होने के हवाले से पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसका ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं। क्या ये बात ठीक है? 100% ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, इबारत पढ़ें देखिए, को लोग पानी को वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, इसलिए उनको लोगों को हुकूमत को चाहिए कि अवेयरनेस दे। द कंट्री डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू डेवलप वाटर रिसोर्सेज, ये भी बात ठीक है। इसका कोई उसने फंड की वजाहत नहीं की, लेकिन उसने ये बताया कि हमारे पास डैम्स बनाने चाहिए, रिसोर्सेज तो हैं पड़े, डैम्स बनाने चाहिए। जब डैम्स बनाने चाहिए तो डैम्स के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। जब फंड ही नहीं होंगे तो हमारे पास डैम कैसे बनेंगे? पाकिस्तान में उसने ये भी बात की कि फ़्लड की वजह से अक्सर पानी ज़ाया हो जाता है। मतलब पाकिस्तान में रिसोर्सेज, पाकिस्तान में फंड्स की कमी है वाटर रिसोर्सेज को ज़ख़ीरा करने के लिए, महफूज करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, सेव के लिए। तो डेफिनेटली ये ट्रू बनता है। नेक्स्ट 38, देयर इज़ नथिंग टू बोस्ट अबाउट अर्बन सर्विसेज। वो कहता है कि अर्बन जो शहरी ज़िंदगी है वहाँ पर, मतलब शहरी सहूलियात फ्राहम करने के लिए कुछ भी हुकूमत के पास नहीं है। चलो इसका जवाब देखते हैं इबारत में। अर्बन सर्विसेज हैव नॉट एक्सपेंडेड फास्ट, हाँ ये जवाब आ गया। देखें, अर्बन सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रही हैं, यहीं पर जवाब आ गया। अगर आप आगे ना भी पढ़ें तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू लगा देते हैं। टू कोप विद अर्बन एक्सपेंशन, जैसे आबादी बढ़ी है, आबादी के साथ वो उनको अर्बन सर्विसेज उनको मुहैया नहीं की जा रही, सहूलियात फराम नहीं की जा रही, जो भी वजह हो। लेकिन अभी इसका जवाब इसकी पहली लाइन में मौजूद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। बर्थ रेट इज़ हाई इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, के देहाती इलाके की निस्बत शहरी इलाकों में लोगों की तादाद तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। क्या ये बात सच है? अगर आप इबारत ना पढ़ें, खुद से बता सकते हैं कि शहरों में आबादी ज़्यादा है या देहातों में ज़्यादा है? आप नहीं बता सकते। इसका जवाब देखते हैं इबारत में। लो इन्वेस्टमेंट allocations have tended to be underspent by both public private infrastructure quality has declined. This impact of environment in which children live and supporting service available to them when they fall ill seem clear. The decline in average food availability and rise in absolute poverty point in the same unsatisfactory direction में है। अब इसका जवाब कहाँ से देखें? ये देखें, this impact of environment in which children live and supporting services available to them when they fall ill seems clear. ये तो क्लियर है। द डिक्लाइन इन एवरेज फूड, इसमें कहीं पर उसने बताया कि किसकी आबादी इंक्रीज हो रही है। हाँ, उसने ये बताया कि अर्बन एक्सपेंशन, यहाँ देखें अर्बन एक्सपेंशन यानी शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसने कहीं पर रूरल आबादी का जिक्र किया है, देहाती आबादी का जिक्र किया है, नहीं किया। तो डेटा कंप्लीट है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। हमें नहीं पता कि देहात में आबादी इंक्रीज होगी या शहरों में आबादी इंक्रीज होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट,
द एनवायरनमेंट अराउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्थ स्टेटस। ये बिल्कुल ठीक है, माहौल का तो सेहत पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में देखें सेहत अच्छी होती है, अब मैदानी इलाकों में देखें लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती, मौसम की कंडीशन तो लाजमी इफेक्ट करती है। ये इबारत पर ये भी लिखा हुआ है एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है लास्ट में। थ्रू एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ फंड्स वर मेड बट दे रिमेन अनस्पेंट। यानी फंड तो बनाए जाते हैं सुबह के, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। क्या ये बात ठीक है? ये 100% ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब फंड यार दिए जाते हैं तो उसको स्पेंड क्यों नहीं किया जाता है? वो स्पेंड होते हैं, फंड है नहीं, ये और बात है। उसने जो अनस्पेंड की बात की है वो फंड की बात की नहीं है कि अंडर स्पेंड। किसकी बात की है? इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस हैव टेंडेड टू बी अंडर स्पेंड, उसने फंड की बात नहीं की है। नेक्स्ट 42 to 45, प्रेजेंटली सम पावर इज बीइंग वेस्टेड एज टैरिफ इज लो। चूँकि टैरिफ बहुत ही लो है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर, लाइट, बिजली हमारे पास क्या हो रही है? वो कम हो रही है, वेस्ट हो रही है, ज़ाय हो रही है। चलो इसका जवाब देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। आवर कंट्री नीड्स अबाउट 9 to 10% ऑफ ईयरली इंक्रीज इन पावर कैपेसिटी। पाकिस्तान को रोज़ाना हर साल 9 से 10% पावर कैपेसिटी में इंक्रीज चाहिए। दैट मीन्स फ्राम द प्रेजेंट, अगर यहाँ पर 6,000 मेगावाट वी हैव टूडे, वी रिक्वायर एन एडिशनल 8,000 to 10,000 मेगावाट एवरी ईयर। ठीक है, हमारे पास अगर रोज़ाना की मिकदार पर इतना ज़रूरत है तो हमारे पास हर साल 8,000 से 10,000 इजाफी हमारे पास पावर की ज़रूरत है, इजाफी बिजली की ज़रूरत है, जो है 9 to 10% बात की है। द प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर फॉरेनर्स मे कंट्रीब्यूट बाई 1,000 मेगावाट to 2,000 मेगावाट। यानी जो हमारे पास फॉरेनर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में ये पावर ग्रोथ इंक्रीज़ हो, तो वो कितना 1,000 से 2,000 मेगावाट। सो बेसिकली 90% ऑफ द कैपेसिटी एडिशन विल हैव टू बी डन बाई पब्लिक सेक्टर कंपनीज। 90% पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आती है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यूसली गिव मनी फॉर दिस। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो हुकूमत के हाथ में, हुकूमत की अंडर आते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है उसको चलाने के लिए। दिस मीन दैट द टैरिफ हैज़ टू बी रेगुलेटेड टू जनरेट मनी। तो टैरिफ को क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए कि मनी को, पैसे को जनरेट करे, नॉट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ 25 ईयर्स अगो। मतलब पिछले 25 सालों की कीमत पर बेस ना करे। अब न्यू हमारे पास जैसे महंगाई हो रही है उस हिसाब से उसको वो मैनेज करें। इफ़ दिस हैपन्स ऑप्शन यूटिलाइजेशन ऑफ पावर विल टेक प्लेस। पावर का इस्तेमाल हो सकता है, इट विल नॉट बी वेस्टेड, ये ज़ाय नहीं होगी। ठीक है, किस वजह से ज़ाय नहीं होगी? इसने एक लाइन यहाँ पर देखें, वे नॉट बी वेस्टेड, क्यों? अगर उसकी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होती है। अब पढ़ते हैं, प्रेजेंटली सम पावर इज बीइंग वेस्टेड एज टैरिफ इज लो। उसने बोला टैरिफ लो है तो इस वजह से पावर ज़ाय हो रही है। क्या उसने लिखा है? उसने टैरिफ का लफ्ज़ यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया है। यहाँ पर उसने यहाँ पर क्या लिखा है? उसने बोला दिस मीन्स दैट द टैरिफ हैज़ टू बी रेगुलेटेड टू जनरेट मनी। क्या टैरिफ को रेगुलेट किया जाए पैसे बनाने के लिए, नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट ऑफ 25 ईयर्स को। यानी हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बिजली नहीं बना सकते। इस हिसाब से ये उसने ये बात की है कि टैरिफ को रेगुलेट किया जाए ताकि मनी बनाए। उसने ये 100% कन्फर्म नहीं किया कि मनी ना हो तुम्हारे पास पावर की सप्लाई नहीं हो सकती, पावर हमारे पास बहुत ही ज़ाय हो जाएगी। पावर बनाना और बात है, पावर ज़ाय होना और बात है। पावर वेस्टेड, तो वेस्टेड का टैरिफ के साथ उसने कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसमें डेटा क्या इनएडुकेट है। अच्छा 43, द प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर नॉट विलिंग टू इंस्टॉल बिग प्लांट्स टू जनरेट पावर। ये बिल्कुल गलत बात की है उसने। यहाँ पर देखें, द प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर फर्नर्स में कंट्रीब्यूट, वो हिस्सा ले सकते हैं 1,000 से 2,000 मेगावाट। वो तो यार बना रहे हैं ना, वो तो विलिंग हैं, तैयार हैं, वो तो चाह रहे हैं कि हम पावर को जनरेट करें। पाकिस्तान में अक्सर जो पावर जनरेट कर रही हैं वो हमारे पास पाकिस्तानी कंपनीज नहीं हैं, गैर मुल्की कंपनीज हैं। तो 43 का हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स बनता है कि नहीं, ये गलत बात की है कि वो तैयार नहीं है, वो तैयार हैं। तो लास्ट दो क्वेश्चन, देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीज इन पावर टैरिफ इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे पास देयर इज लाइक्लीहुड, इम्कान है कि इंक्रीज। उसने पहले लाइक्लीहुड का इस्तेमाल किया, अगर लाइक्लीहुड की बात ना करता, आगे फ्यूचर की बात की है तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ट्रू।
लेकिन उसने पहले कह दिया है कि लाइकलीहुड इंक्रीज इन द पावर टैरिफ्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू। वंस वी अटेन 10% इंक्रीज इन द प्रेजेंट पावर कैपेसिटी फॉर फ्यू ईयर्स वी विल हैव नो प्रॉब्लम्स, हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर हमने 10% प्रेजेंट मौजूदा पावर कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया तो मुस्तकबिल में अगले कुछ सालों में हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल उसने ठीक बात की। आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल ये आप ठीक सोच रहे हैं। देखें, अब अगर वो ये पहले ना देता तो हम कहते थे कि प्रोबेबिलिटी में भी हो सकता है, या कोई और ही सोचते हैं कि डेटा इनएडिक्वेट है। लेकिन उसने पहले किया है कि हमारे कंट्री की ज़रूरत कितना है, अबाउट 9 to 10% है ईयरली पर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम क्या करते हैं 10%, चूँकि उसने 9 से 10% पहले बात की है, अगर वही पहले लाइन को देखें उस हिसाब से कहें तो ये बिल्कुल सच बात की है उसने, क्योंकि मुल्क की ज़रूरत ही इतना है। अगर 10% इंक्रीज़ कर दें तो कुछ सालों तक अगले में कोई मसला नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, डॉक्टर बने तो लेक्चर को लाइक मारें, जल्दी से लाइक मारें, दोस्तों को बताएं और शेयर करें। अपने भाई मुजैद शबीर को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो ये लिख दिया बोल बोल मतलब आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।